नमस्ते, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर अंक। मैं सोच रहा था कि आज के दिन मुझे बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना है और जिन्हें आज हम इस एपिसोड के लिए लाए हैं वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, या कहूँ आगे पीछे और कोई है ही नहीं, ऐसी पर्सनैलिटी। मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के 45 साल बिताए। मैं अपनी लाइफ पार्टनर, जीवन संगी, बल्कि उनको मेरा पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम कमलेश जी को इनवाइट करता हूँ। कमलेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको आपके नाम से बुलाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कमलेश जी कहना ही ठीक रहेगा। इससे आज आपके बारे में जानने की, आपके लाइफ की जर्नी के बारे में जानने की अपॉर्चुनिटी है। बहुत कुछ ऐसा मैं जानता हूँ, लेकिन शायद आज मैं आपके मुंह से शुरू से सुनना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले बताएं कि आपकी लाइफ की सबसे पहले मोमेंट्स क्या है, कौन सी मेमोरीज हैं जो आपको सबसे पहले की याद है? मेरी लाइफ की सबसे पहली मेमोरीज जब मैं 1.5 ईयर की थी, मतलब 1 ईयर की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो 1.5 ईयर का मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, ऐसे बच्चों को याद नहीं रहता, पर मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है शायद। तो 1.5 ईयर की थी मैं, क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी, मैं दादी के साथ रहती थी और मेरी चाची और उनके बच्चे। तो मेरी चाची जब जा रही थी अपने घर, तो वो मुझे सबसे पहली मेरी लाइफ की मेमोरी है कि मैं अपनी चाची के साथ जाने के लिए रो रही थी, क्योंकि मेरा जो चाचा का लड़का था मुझसे 4 महीने बड़ा था और वो हम लोग साथ खेलते थे। तो मेरी चाची ने कहा कि नहीं, घर जाओ दादी के पास। वो मेरी सबसे पहली मेमोरी। उसके बाद में मेरी फादर की सेकंड मैरिज हुई जब मैं 2.5 ईयर की थी। तो हम लोग यूपी में दौराला एक जगह है, वहाँ पे पापा की शादी थी। तो उसमें मतलब बहुत अच्छी मेमोरी मेरी वो है जो मेरे फादर की शादी। तो मेरे चाचा दादी वगैरह सब आए हुए थे। तो जब वो शादी में जा रहे थे, तो जो हमारा सर्वेंट था मेरे फादर के पास, तो वो बहुत अच्छा था। तो सब पापा ने कहा इसको नहीं लेके जाना शादी में, बच्चों को नहीं लेके जाते, मतलब घर वालों ने बोला। तो मेरे चाचा ने और सर्वेंट ने चुपके से बिठा लिया मुझे बस में। वो मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है कि मैंने क्या पहना था और मैं कहाँ जा रही थी, वो मेरी मेमोरी सबसे अच्छी है। तो मैंने अपनी, मतलब शायद पहला बच्चा होगा अब यूपी में या इंडिया में कि पहली फादर की शादी उसने अटेंड करी। तो वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है कि मैं कैसे शादी में गई, मेरी सेकंड मदर कैसी थी, वो आई तो उनका मेरी लाइफ में उनका क्या रोल था। तो उसके बाद में ये बचपन किस तरह से बीता? बहुत टफ, कि जितना किसी बच्चे का टफ हो सकता था। तो क्योंकि मेरी सेकंड मदर जैसे होती हैं स्टेप मदर, उस टाइप की थी। तो लाइफ मेरी बहुत ही बचपन से टफ रही, पर लेकिन वो टफ होती थी, शायद गॉड ने मुझे इसीलिए भेजा था। तो मैं 5 साल की थी तब से मुझे समझे कि मैं, मतलब वो मुझे तंग करती थी, कुछ भी करती थी, तो मैं जाके मंदिर में बैठ जाती थी, मुझे नहीं पता क्यों। तो मैं मंदिर में बैठ के भगवान की तरफ देखती रहती थी। स्कूल गई तो बीच में जैसी टाइम मिला तो मंदिर में जाके बैठ गई, भगवान की तरफ देख रही हूँ घंटों, और घर आती थी फिर। तो बहुत टफ मेरी लाइफ रही है। आप अपने बाबा की बहुत सेवा करती थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बाबा ही थे जो मेरी वजह से गांव से हम लोगों के पास आके रहे, कि शायद मैं इसके साथ रहूँगा तो थोड़ी हेल्प मिलेगी। मेरी मदर बाबा के सामने तो आती नहीं थी,
क्योंकि बोलती नहीं थी, पर्दा करती थी उनसे। तो जैसे कुछ होता था तो बाबा खड़े हो जाते थे सामने, अगर मदर कुछ कर रही है उसको डांट के भगा देते थे। तो उस डर से वो कुछ नहीं कर पाती थी, तो बाबा नहीं होते थे उसका बदला वो बाद में लेती थी फिर उससे। लेकिन बाबा से आपको आशीर्वाद भी मिला। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने बाबा की बहुत सेवा करती थी। जैसे वो कुछ भी, वो काफ़ी बूढ़े थे, 80 प्लस थे, तो कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलते थे, तो मैं उनको रात के 2 बजे चाय बना के दे रही हैं, कुछ भी कह रहे हैं तो मैं उनके लिए करती थी वो। तो मेरे बाबा हमेशा ये कहते थे कि देखना तो कभी परेशान नहीं रहेगी अपनी ज़िंदगी में। तो जब भी मैं कुछ करती थी वो मुझे हमेशा बुला के सिर पे हाथ घुमा के कहते थे, चिंता मत कर, तू हमेशा खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में आगे। तो उनकी ब्लेसिंग, उनकी जो आशीर्वाद था वो आगे मेरे लिए बहुत काम आया। और जैसे मैं जानता हूँ आपने घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी बहुत जल्दी संभाल ली। मुझे याद है जो मेरा छोटा स्टेप ब्रदर है, मैं 5 ईयर की थी उस टाइम वो हुआ। तो मेरी मदर रात को उसे मुझे पकड़ा के और सो जाती थी खुद, तो मैं उसे लेके उसको चुप कर, तो एक तरह से मैंने ही उसको पाला 5 साल के बच्चे ने। दोपहर में मैं बाहर लेके बैठी हुई हूँ उसको, तो जो हमारे हाउस वो जो थी लेडी जो बूढ़ी, वो आके बोलती थी कि इतने छोटे से बच्चे को बच्चा पकड़ा रखा है तुमने। तो सारा काम उसका करना मुझे, और मेरे 2 स्टेप ब्रदर थे और 1 सिस्टर, मैंने तीनों को, मतलब मैं उनकी मदर बन के उनको पाला है मैंने। और इस बीच में स्कूल भी होता था, और मेरी मदर इतनी ज़्यादा ऐसी थी कि बोलती थी सारा काम करके, अगर काम कर लोगी तो स्कूल जाओगी, और अगर काम नहीं ख़त्म करा तुमने तो स्कूल नहीं जाओगी। और फिर उनका ये था कि अगर तुम जिस क्लास में, मेरे फादर भी बिल्कुल उनकी तरह ही मेरे से वो करते थे, तो उन्हें सिखाती रहती थी कि जिस क्लास में ये फेल हो गई फिर हम इसे नहीं पढ़ने देंगे, फिर इससे घर का काम कराएंगे। जबकि मुझे घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे फादर काफ़ी बड़े पुलिस उसमें थे, अफसर थे पुलिस के, इतने सारे नौकर होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मेरी मदर उन्हें भगा देती थी कुछ ना कुछ करके, और फिर मुझसे काम कराती थी वो कि सर्वेंट जाएगा तो यही करेगी, तो लड़के भगा देती थी तो मुझसे सारा काम कराएंगी। तो सुबह के 5 बजे से और रात के 11 बजे तक मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मशीन की तरह काम करती थी। और उस टाइम तो मशीनें भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सब कुछ हाथ से करना, कपड़े भी धोने, खाना भी बनाना, बर्तन भी मांजने, वो किसी को नहीं रखती थी। तो इसमें पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता? पढ़ने का टाइम बस ये होता था, जैसे मेरे फादर बोलते थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो 1 घंटा। मतलब वो कभी ये नहीं कहते थे कि काम मत करो या इससे काम मत कराओ, कहते थे 4 बजे उठ के पढ़ो। अब मैं पूरे दिन काम करके 11 बजे तक और सुबह 4 बजे उठ के मैं कोशिश करती थी पढ़ने की, तो लेकिन हमेशा मुझे ये ऐसा लगा है कि मेरे साथ कोई ना कोई पावर मेरे साथ रही है। मुझे नहीं पता क्या पावर, मेरी मदर थी जो चली गई थी, क्योंकि कभी मैं फेल नहीं हुई, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया और मैं कभी फेल नहीं हुई। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि फादर तो ध्यान देते नहीं थे, और उस टाइम शायद जेंट्स घर में ध्यान देते नहीं थे, बाहर रहते थे वो पुलिस के चक्कर में, और वो अच्छे से बदला निकालती थी मेरे से। तो किताबें मेरी फेंक दी उन्होंने, कई बार ऐसी जगह फेंकी कि मुझे किताब मिली नहीं, और मेरा एग्ज़ाम है। तो लेकिन मैं हमेशा, मेरे मन में होता था कि भगवान है मेरे साथ, पता नहीं क्यों अपने आप से बचपन से मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई ना कोई पावर है। तो मैं सुबह उठती थी, भागी भागी काम करके, एग्ज़ाम के टाइम भी मैं काम करके भागी भागी पहुंचती थी। कोई भी किताब लड़की लेके बैठी है, मैं फटाफट उसको, मैंने कहा 2 मिनट के लिए दिखा दे मुझे, मैं फटाफट पेपर ऐसे टर्न करती थी और देख लिया फटाफट, और वो क्वेश्चन 4 या 5 आ जाते थे मेरे एग्ज़ाम में, और मैं हमेशा सेकंड डिवीज़न पास हुई, कभी फेल नहीं हुई, जाने कैसे। मेरा जब बोर्ड का एग्ज़ाम था 10th का, तो वो ऐसे ऐसे बहाने लगाती थी कि रात को जैसे मैं पढ़ने बैठी सारा काम करके, तो मैं बीमार हूँ, मेरे लिए सिकाई करो, मेरे लिए पानी लाओ, ये करके। तो ये करने के बाद भी मैं उसमें अच्छे गुड सेकंड डिवीज़न से पास हुई 10th में, और मतलब इतने अच्छे मेरे नंबर आए हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में कि 5 साल तक मेरी जो टीचर थी उस स्कूल की पीछे के बच्चों को बताती थी कि देखो वो एक कमलेश नाम की लड़की थी, उसने टॉप किया था।
तो सारे बच्चे कहते थे तू तो पढ़ती नहीं है, मैंने कहा बस मैं पढ़ लेती हूँ जैसे भी होता है। आप मुझे आप बता रहे थे कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे आते थे। एग्ज़ाम मेरी बहुत, जैसे ही मैं जाती थी तो लड़कियाँ किताबें पढ़ रही होती थी सुबह, तो मैं उनसे जाके किताब फटाफट माँगती थी, मुझे थोड़ी सी देर के लिए किताब दे दो, क्योंकि मेरी किताब मेरी मदर ने फेंक दी होती थी, छुपा दी होती थी। तो मैं पहुँचती थी और मैं जल्दी-जल्दी चैप्टर खोलती थी आँख बंद करके। पता नहीं कौन मेरा साथ देता था, मुझे नहीं पता। और वही चैप्टर मैं फटाफट पढ़ती थी खड़े होके वहाँ, और मैं जाके एग्ज़ाम में आँख बंद करके कहती थी कि भगवान बस मेरा साथ दे देना, मैं फ़ेल ना हो कैसे। तो वही का वही 5 क्वेश्चन आ जाते थे मेरे पास। और बोर्ड में मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये ज़्यादा ही मेरी मदर जो थी, स्टेप मदर, मतलब उनको पता नहीं क्या था कि किसी ने उनको ही बोल दिया, अरे इस लड़की को ज़्यादा पढ़ाओगे तो अच्छा लड़का ढूँढना पड़ेगा शादी के लिए, ऐसा करो इसकी शादी कर दो, मत पढ़ाओ इसे। उनके रिलेटिव ऐसे सिखाते थे आके। तो मेरी मदर उनका बात सुन के मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी बोर्ड में। तो पता नहीं, गॉड तो मेरे साथ यानी बचपन से ही था, उसके बिना तो मैं शायद कुछ कर ही नहीं सकती थी, या मेरी मदर शायद मेरे साथ थी कि सब कुछ मुझे पीछे से पता नहीं कैसे वो होती थी हेल्प। तो एक मेरी मदर की दूर की रिलेटिव आई, वो टीचर थी, 10th क्लास को पढ़ाती थी। तो उन्होंने, वो पापा की बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, उनकी सिस्टर लगती थी। तो उन्होंने आके देखा मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है अगले हफ्ते से और मैं काम कर रही हूँ घर में। तो उन्होंने पापा को बोला कि ये लड़की के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप इसको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे। बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे रात दिन पढ़ते हैं और ये काम कर रही है, खाना बना रही है, बर्तन मांज रही है। तो मेरे फादर ने फिर मदर को बोला कि इसको पढ़ने दो, इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो पापा तो चले गए कह के, वो भी चली गई रिलेटिव, उन्होंने मुझे अच्छे से बदला लिया, सारी किताबें फेंक दी मेरी उठा के, और ये भी करो वो भी करो, घर में खाना बनाओ, कपड़े धो, सारे कपड़े निकाल के डाल दिए, रजाई गद और तकिए के कवर पानी में भिगो के धो के सुखाओ इन्हें। तो मैं करती रही, मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं थी बैक सपोर्ट के मैं कह सकूं। मैं कर रही थी चुपचाप। तो लेकिन ना फिर अगले दिन वो आई रिलेटिव और वो 15 क्वेश्चन लेकर आई पेपर पे। तो मुझे बोली एक तरफ बुला के कि तू क्या कर रही है? तो मैंने बोला मैं क्या करूं जब ये मुझे पढ़ने ही नहीं देती। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देख सुन, तू पढ़ लेगी तो तू अपनी लाइफ बना लेगी, नहीं तो ये तो चाह ही रही है कि तू ना पढ़े और तू फेल हो जाए, और फिर ये फेल होने के बाद में तुझे पढ़ने नहीं देंगे। तो कहते देख मैं 15 क्वेश्चन लाई हूँ तेरे साथ तेरे लिए, तो इनको रट ले कैसे ही। तो वो मुझे चुपके से आंसर और वो दे के गई चुपके से, उनको नहीं पता, बोले इन्हें मत बताना। मैंने कहा ठीक है। तो वह चुपके से 15 क्वेश्चन मैंने तैयार करे, 5 सब्जेक्ट के दे के गई थी मुझे 15 मैंने वो अच्छे से तैयार करे, और लकीली उसमें से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आए और मुझे गुड सेकंड डिवीज़न उसमें मिली। तो मेरी मदर का एकदम चेहरा खुला का खुला रह गया कि मैंने तो इसको पढ़ने भी नहीं दिया था, ये कैसे पास हो गई। तो ऐसे मेरे साथ लाइफ में पढ़ाई के लिए, और फिर मैं पढ़ती चली गई और पता नहीं कैसे पढ़ती चली गई, मैं बीए तक पहुंच गई, मैंने 12th भी कर लिया। 12th में भी उन्होंने खूब तमाशे करे कि ये ना पढ़े, सब कुछ करा, लेकिन मैंने 12th भी कर लिया, मैं बीए में भी आ गई। बीए में जब मैं आ गई, उन्होंने मेरी किताब बिल्कुल नहीं मंगाई, बिल्कुल शुरू से ही किताबें ख़त्म कि अब देखती हूँ कैसे पढ़ेगी। लेकिन वो फिर भी मैंने बीए करा जैसे तैसे। आपने जिक्र किया कि आपको अच्छा लड़का ना मिले, या तो इसलिए आपको पढ़ने से रोकते थे। लेकिन फिर आपको याद है हम लोग के बारे में हमारी पहली मुलाकात की मेमोरीज? हाँ, जब मैं 6th में थी और आप 10th में थी शायद, तो आपके ब्रदर की शादी थी, मुझे अच्छे से याद है। और मेरे पापा की पोस्टिंग बड़ौत में ही थी जहाँ के आप हैं। तो आप हमें लेने आए थे, तो मेरी मदर ने बोला हम तो रिक्शे में आ रहे हैं, जगह नहीं है, और तुम इसे अपने साथ बिठा के ले जाओ रिक्शे साइकिल पे आगे आगे। तो आपने कैंची की साइकिल चला और मैं पूरे रास्ते डरती आ रही थी ये लड़का मेरे दांत तोड़ेगा अपने टांग के नीचे, क्योंकि तिरछी साइकिल चल रही थी, चलानी नहीं आ रही थी, पर मैं कस के पकड़ के बैठी हुई थी जैसे तैसे। आपके घर के सामने हम लोग उतरे, तो बाबा जी थे आपके, चाचा थे 4-5 ना, मेरे पापा खड़े थे वहीं।
तो सारे बहुत ज़ोर से हँसे कि शादी तो बड़े लड़के की हो रही है, लड़का ही छोटा से लेके आ गया लड़की, अब क्या करें? तो वो सारे हँसे तो हमने सोचा पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। फिर हम दोनों रोए थे मुझे याद है और मैं ऊपर भाग गई थी और आप भी चले गए तो रो के कि पता नहीं क्या गलत काम कर दिया। पर अक्ल कुछ नहीं थी क्योंकि मैं 6th में थी। तो फिर जब मैं इसी से मैं रिलेटेड बताती हूँ, जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रही थी तो एक दिन पापा तो गए हुए थे लखनऊ, तो डोर बेल बजी, तो मेरी मदर ने कहा कि जाके देख के आओ कौन है। तो मैं गई, तो मैं तब तक जानती नहीं थी उनको, ऐसे एक बार देखा था 6 में आपके फादर को, तो वो खड़े थे सामने, तो वो मुझे बड़े अच्छे से देख रहे थे। मैं तो फ्रॉक में थी क्योंकि 10th का एग्ज़ाम दिया था मैंने, छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर बेटा आपके पापा कहाँ गए हैं? तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। मैं आपके पापा कहाँ गए? तो मतलब मुझे वो इल्जा के क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर मुझे समझ नहीं थी। तो मैंने बता दिया वो लखनऊ गए, कब आएँगे कि कल आएँगे, ऐसे करके बात ख़त्म हो गई। तो पापा आए तो उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बड़ौत से आए थे वो। तो फिर उन्होंने बताया कि अरे वो ना शायद मुझे ऐसे बोला था किसी ने कि वो अपने लड़के के रिश्ते के लिए बात करने के लिए आना चाह रहे हैं, तो शायद इसीलिए आए थे। तो वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद में तो 6 से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद तो फिर जो एंगेजमेंट हो गई थी 11th में आने तक। तो फिर शादी तय हुई तो और बड़ा कांड हुआ घर में, मतलब जो कलेश जो थी वो 4 गुनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी के लिए मेरे फादर कहीं नहीं गए। फिर वही कि कोई पावर थी, मतलब वो अपने आप पीछे से हेल्प कर रही थी। मेरे फादर एक दिन भी नहीं गए किसी लड़के को देखने, खुद ही आ गए मेरे जो ससुर थे बाद में। तो वो सब कुछ चलता रहा और मेरी मदर ने जो कांड करना शुरू करा, गाली गलौज ये वो, और मतलब कैसी शादी ना हो, उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लगवाई कि मतलब वो ऐसा हाल करके रखती थी ना मेरा कि उसने मेरा मतलब ये हाल होता था। मैं कॉलेज जाती थी, 12 बजे मेरा कॉलेज लगता था, उसने कभी मुझे रिक्शा नहीं वो करा, तो मैं धूप में जाया करती थी मई की, अप्रैल की, और मैं 4 बजे वापस आती थी धूप में। तो वो रंग मेरा एकदम डार्क हो गया था, तो कि मैं 4 साल स्कूल कॉलेज धूप में गई। सब लड़कियां रिक्शे से आती थी, पर मेरी मदर ने कभी ये नहीं बोला कि भाई तुम रिक्शे में जाओ। आपको कभी ऐसा नहीं लगा जब इतनी परेशानी थी कि इस ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है? वैसे परेशानी होती थी बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों किसी भी स्कूल कॉलेज में मैं होती थी, पास में मंदिर होता था, मैं घंटों वहाँ बैठती थी जाके। और फिर मेरे भगवान से यही क्वेश्चन होता था हमेशा, मैं यही बोलती थी कि मैं क्यों, मतलब और भी तो हैं लड़कियाँ मेरे साथ जो इतने अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही है, सब मैं क्यों, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों? पर मेरे कभी समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों। आगे चल के समझ आया कि मतलब आपको याद है बहुत सालों के बाद में आपको वो बुक मिली थी, हाँ, बहुत सालों बाद। लॉस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? तो एक दिन मेरे पास एक किताब आई, तो एक थे गुरुजी के जो फॉलोअर थे, वो आए हमारे घर में, बुक रख के चले गए, और वो बुक जो है ना बोल के भी नहीं गए थे कि क्यों है। तो हमने उनको फ़ोन करा कि आपकी बुक यहाँ रह गई है, तो उन्होंने वो एक भी वर्ड बोला कि गुरुजी ने आपके लिए भेजी है बुक, पढ़ो आप। तो ऐसे मैं बुक पढ़ती नहीं हूँ कभी भी। आप चले गए थे स्लोवाकिया 10 डेज़ के लिए, तो कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने वो बुक ऐसी पढ़नी शुरू करी। जब पढ़नी शुरू करी तो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो उसमें धीरे-धीरे समझ आया कि लाइफ क्या है, क्यों हमारे साथ इतना सब परेशानियाँ आती हैं, हमें कैसे डील करना चाहिए उनसे, और हमारे साथ जो, जैसे मेरी मदर थी, उन्होंने जो मेरे साथ करा, तो वो क्यों किया? अगर वो नहीं करती तो मेरे साथ क्या होता? ये सारा मेरे साथ मैंने उस बुक में पढ़ के, और वो बुक इतनी अच्छी लगी, वो समझने वाली बुक थी, जो मैंने कई लोगों को दी तो उन्होंने हँस के उड़ा दिया है। ऐसा भी कहीं होता है इस बुक में। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि जो आपको तकलीफ़ देते हैं, वो क्यों देते हैं? जो तक उस बुक में ये था कि जैसे आपसे कोई जुड़ा है, मतलब कोई भी रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है, आपको दुख दे रहा है,
तो वो आपके कर्म काट रहा है पिछले। जैसे मेरी मदर थी, तो उसमें सीधे-सीधे उस बुक में ये लिखा था कि जैसे आपके रिलेटिव हैं और आपको दुःख दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? तो वो इसलिए कि मेरी मदर, जैसे मैं आई इस दुनिया में, तो मैं बहुत ख़राब कर्म करके आई हूँ पिछले, मुझे तो नहीं पता, भगवान को पता है। तो उस कर्म को कटवाने के लिए आपकी हेल्प के लिए चाहिए कोई इस अर्थ पे। तो उस टाइम वहाँ जो होते हैं वो पूछते हैं कि भाई इसके कर्म कटेंगे, कैसे कटेंगे, कौन तैयार है? तो उसमें ये था कि जो बहुत शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो बहुत दूसरे की हेल्प करना चाहती हैं, वो फिर आती हैं सामने कि चलो मैं चली जाती। यानी जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके साथ आके आपके कर्मों को कटवाने के लिए आपके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, बिल्कुल और इस चक्कर में वो अपने कर्म भी खराब कर लें, लेकिन आपसे प्यार इतना करते हैं कि वो आपके कर्म कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वो प्योर आत्मा होती है प्योर आत्मा होती है। और कोई तैयार नहीं हुआ, वो प्योर आत्मा है, वो बोल रही है कि मैं इसके कर्म कटवा दूंगी, मुझे भेज दो। जैसे कि मेरी लाइफ कि मेरी मदर कौन थी, फादर, सब कुछ था घर में, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम आनी है तो वो तो कर्म कट के ही होगी ना, नहीं तो वो फिर अगले जन्म में जुड़ जाएंगे। उस बुक में ये था। तो मेरी मदर आई, वो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, सुबह से कुछ नहीं खा रही है, 4 बजे तक पूजा कर रही है, कभी किसी का बुरा नहीं कर रही। तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ क्यों बुरी है, जब सबके साथ अच्छी है तो मेरे साथ क्यों बुरी हुई है। तो उस किताब को मुझ के समझ आया कि हाँ, तो फिर आप इस चैप्टर को क्लोज कर पाए। फिर मैंने बड़े मन से मैंने फिर उनको थैंक यू बोला कि भाई उसमें ये लिखा था कोई भी आत्मा आपके लिए इतना नहीं करेगी कि खुद बुरी बन रही है, गाली खा रही है, पूरी ज़िंदगी गाली खा रही है, वो चलेगी इस दुनिया से फिर भी गाली खा रही है। तो तब मुझे बुक को पढ़ के लगा कि अरे वो इसलिए आई थी क्योंकि मेरी तो लाइफ में 3 साल के बाद जुड़ी है ना। तो मैंने फिर मन से उनको थैंक यू बोला, सॉरी बोला। मैंने कहा जो भी मैंने आपके लिए बोला सॉरी, आप तो मेरे कर्म कटवाने आई थी। और अब आपके मन में किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि बहुत अच्छी फीलिंग है हमेशा। तो जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ गलत करते हैं वो बेसिकली आपकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि कोई भी आसानी से आपके साथ बुरा करने को तैयार नहीं है, और अपने साथ बुरा करने के लिए तैयार। वो शुद्ध आत्मा होती हैं जो आती हैं अर्थ पे किसी की हेल्प करने के लिए। शादी भी आसानी से नहीं हुई, नहीं, बहुत मतलब जो एक जितनी भी टफ हो सकती होगी किसी की लाइफ, शादी के लिए भी रात दिन कलेश कलेश कलेश। मतलब मेरी मदर ने हर वो कोशिश करी कि मेरी शादी यहाँ ना हो, हर तरह की लड़ाई, हर तरह की मेरे साथ हर तरह के वो, और ऐसा भी हुआ कि चुप से शादी दूसरे लड़के से कर देते हैं, इस लड़के से हम शादी नहीं करेंगे, किसी दुकानदार को ढूंढेंगे या किसी टीचर को ढूंढेंगे। और उन्होंने कुछ सारे अपने रिलेटिव में कह भी दिया इस बात को कि कोई लड़का बताओ जो टीचर हो, हमारी इज्जत तो करेगा कम से कम। तो ऐसा भी हुआ मेरा, लेकिन फिर हुई कि मैं जो लिखवा के आई थी अपने उसमें वो होना ही था। सब लड़ाइयों के बाद मेरे फादर की लड़ाई हो गई, फादर इन लॉ की लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, और फिर भी शादी हुई, फिर भी हुई। आपको याद है वो पहली बार जब आपको देखने आया था? हाँ, पहली बार आप आए थे क्योंकि मेरे फादर ने शायद लेटर लिखा था कि भाई तुम्हारे फादर तो हमसे वो मांग रहे हैं पैसा, है ना, दहेज मांग रहे हैं। तो आप एक रात के लिए आए थे जामनगर से, तो आपने ये बोला था कि अच्छा मैं अपनी मम्मी और पापा को लेके आता हूँ, मैं आपसे बुलवाऊँगा कि उनको कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी मदर ने बोला था कि कुछ कैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ तो शादी के बाद भी इतना देना पड़ता है। तो आपने कहा था कि नहीं, मैं उनसे कहलवा दूंगा कि वो एक साड़ी में ले जाएंगे हम उसे, आप कुछ नहीं देना। तो और आपसे कोई संबंध नहीं रखे? हाँ, आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो आप लेकर आए थे अपनी मदर को। तो मेरे फादर और मदर बोल रहे थे देखना ये लड़का और इसकी मदर देखते ही मना कर देंगे शायद लड़की को, क्योंकि आपने मुझे कभी देखा नहीं था 6 के बाद। तो मेरी मदर बड़ी खुश थी कि 6 के बाद जब साइकिल पे लेके आए। उसके बाद नहीं देखा था, और हमारी ऐसे एंगेजमेंट हो गई थी, सब हो गया था, लेकिन आपने देखा नहीं था। तो मेरी मदर बड़ी खुश थी कि अब तो लड़का देखते ही मना कर देगा, तो फौज में है लड़का, वहाँ इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती होंगी, कहाँ ये।
तो वो बड़ी खुश थी। लेकिन आप आए अपनी मदर को लेके, आपने फिर बोला कि वहाँ मम्मी जी ने भी बोला था आपकी मदर ने कि भाई आज है बेटा टाइम मना करने का, देख ले बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियाँ मिल जाएँगी तुझे। तो आपने कहा नहीं, या ठीक तो है जैसी मेरी बहनें हैं, भाभी हैं, ऐसी ही तो है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप? फिर उन्होंने बहुत फ़ोर्स करा था कि आप मना कर दो, तो आपने मना नहीं करा था। और रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे फौज से ऑलमोस्ट भाग के शादी करनी पड़ी। भाग के शादी करनी पड़ी थी। हमारे पास बहुत सारे लेटर आए थे आपके कमांड ऑफिसर के कि आप लड़के का पूरी लाइफ ख़राब कर रहे हो, इसे फ़ौज से निकाल दिया जाएगा, 25 साल का नहीं हुआ है। पापा के पास लेटर आए थे कई। शादी हो गई और रिज़ल्ट ये हुआ कि हम लोग दोनों घरों से बेदखल हो हाँ, गए। दोनों को बाहर निकाल दिया घर से, क्योंकि मेरी तो शादी ही इसी उस पे हुई थी कि शादी के बाद में हमसे कोई मतलब नहीं रखोगे। तो हम शादी के बाद में दोबारा मैं गई नहीं घर। आपको एपिसोड याद है जिसमें आपको उस घर में एक सांप के साथ रहना पड़ा था बॉम्बे में? जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, आइलैंड पर रहते थे, तो पहला ही दिन था जैसे शादी के बाद में हम गए थे वहाँ। आप चले गए थे बेस में कुछ करने, तो मैं नहाने गई थी। तो जब मैं नहा के मैंने साबुन लगा के आँख खोली नल चलाने के लिए, तो एक बड़ा सा नाग उस पे बैठा हुआ था, लिपटा हुआ उस पे, क्योंकि वो जंगल में था वो घर। डिफेंस से हमें घर नहीं मिला था तब तक। तो सांप अपना फन जो है हिला हिला के देख रहा था और मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा अब क्या करूँ? मैंने आँख बंद करनी, मैंने कभी काटना है तो काट ले, छोड़ना है तो छोड़ दे। मैंने आँख बंद करके खड़ी रही मैं। जब मैंने 15 मिनट बाद आँख खोली डरते डरते, तो था नहीं वहाँ नल पे, वो चला गया था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े डाले जैसे तैसे अपने, और मैं बाहर जब मैंने डोर खोला तो डोर के सामने बैठा हुआ था। अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती और फिर मैं अंदर डोर बंद करके मुझे ये डर रहा था कि अंदर और एक सांप ना हो कहीं, ये दूसरा हो। तो फिर मैं खड़ी रही बहुत देर। अब मैंने कहा आँख ही बंद कर लेती हूँ, बस इतना तो पता था कि हिलूंगी नहीं तो काटेगा नहीं ये। तो मैं आँख बंद करके खड़ी रही। थोड़ी देर बाद देखा तो वो जंगल की तरफ जा रहा है। तो मैं दौड़ के फिर कमरे में आई। और बाद में लैंडलॉर्ड ने हमें बताया था कि उनके कुल देवता हैं, हम उन्हें कुछ नहीं बोले, वो उस घर में हमारे साथ ही रहेंगे। साथ ही रहता था वो हमेशा कहीं कहीं दिखता था हमें। एक दिन तो आपको याद है मैं दीवार पे चढ़ी गई, चढ़ोल की छत पे चढ़ के खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो नीचे घूम रहा था। लेकिन जाने की कोई जगह नहीं कोई थी, जगह कहा जाती। कोई जगह थी, बहुत टफ लाइफ थी। मैं 16 ईयर तक अपने फादर के घर नहीं गई शादी के बाद में, क्योंकि उन्होंने इसी उस पे शादी करी थी। या मुझसे बोला था देख लो तुम्हारा मर्जी है, तुम्हें यहाँ से अगर बना के रखना है तो मना कर दो। तो मैंने अपने ब्रदर को यही बोला कि जब आपने शादी तय करी थी तब मुझसे नहीं पूछा था, तो अब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं कहना। तो शादी हो गई तो मेरे फादर ने मदर ने बोला कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 15-16 ईयर तक अपने फादर से नहीं मिली। जब 16 ईयर के बाद गई तो मेरे जो स्टेप ब्रदर थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे, स्टेप मदर की डेथ हो गई थी। तो 16 ईयर के बाद में फिर मेरा ब्रदर हमें एक रिलेटिव के यहाँ मिला, स्टेप ब्रदर। तो उसने फिर बोला कि हम लोगों की बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी, बड़े बड़े लड़े हैं, तो आप आओ। फिर वो हमें बुलाने आया था दिल्ली, जब हम पोस्टिंग पे आए थे तो वो आया बुलाने, तब हम गए थे। तो मेरे फादर देख के बहुत रोए मुझे, फिर मेरे सामने नहीं, वो छुप के रोए, पर बहुत रोए, क्योंकि याद आ ही जाता है कि उनको दिखता तो सब कुछ था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बोल नहीं पाते थे कुछ मदर को। तो खुश भी थे और रो भी रहे थे वो। आगे चलते हैं थोड़ा। फौज की नौकरी तो बढ़िया तरीके से हुई गई, बहुत अच्छे। लेकिन फिर हमने फौज छोड़ दी और फिर नए चैलेंज आए सामने। चैलेंज तो लाइफ में हर समय हर टाइम आते ही रहे। कभी कुछ भी आसान नहीं है। कुछ भी आसान नहीं रहा लाइफ में। ये होता है ना कि अब चलो हो गया, अब आगे अच्छा हो जाएगा। लाइफ तो पूरा एग्ज़ाम से भरी हुई है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर उसका ये है कि टफ भी बना देती है आपको डिफ़िकल्टी। तो मैं अपने को ये सोचती हूँ, पता नहीं कैसे मैं बहुत टफ। क्यों? आपको याद होगा कि जब आपको नहीं पता था मेरी क्या आदत है, तो आप मुझे कोशिश करते थे
कि आज तो मैं इसे रुला के छोड़ूंगा किसी ना किसी बात पे। वो बहुत पहले की बात। बहुत मैं शादी के बाद, और मैं इतनी टफ होके आई थी, मेरे सारे आंसू सूख चुके थे, मैं रोती नहीं थी बिल्कुल मैं। और आप कोशिश करते थे कि ये शायद बहुत घमंडी है, ये रोती नहीं है, मैं आज इसे रुला के छोड़ूंगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। लेकिन मैं रोती नहीं थी, मैं देखती रहती थी। तो टफ बहुत हो जाते हैं जब लाइफ आपकी मुश्किल होती है। और फिर गुरु महाराज मिले। फिर गुरुजी ने मुझे चुना एक्चुअली। मेरी आदत ये थी कि मैं भगवान को तो मंदिर में बैठती थी जाके, लेकिन मेरा ये नहीं था कि मुझे इस गुरुजी के पास जाना है, उस गुरुजी। मैं कहती थी मैं तो अपने आप में ही गुरु हूँ। मेरी ये आदत थी कि मैं तो कुछ गलत काम नहीं कर रही, मैंने कभी किसी का कोई गलत काम नहीं करा, मैं तो अपने में परफेक्ट, मुझे कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। इतने हम साउथ में रहे, नेवी में रहते हुए, मैंने कभी कोई ये नहीं कहा कि मुझे इस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में जाना है। मेरा ये था कि मुझे गलत काम नहीं करना, ना मैंने किया, तो मेरा जो काम है वो ही मैं करती रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो बहुत सालों बाद फिर गुरुजी ने चूज़ करा कि अच्छा अब इसकी एग्ज़ाम अब इसकी लाइफ में हो चुके हैं, तो अब इसको बुला लिया जाए। आपको याद है जब महाराज आपको लेने घर ही आ हाँ, गए? मेरे लेने घर आए थे, बताइए सर। क्योंकि हम जा रहे थे 1 साल से। मेरा वही था कि मुझे किसी गुरुजी के पास नहीं जाना। मैं हमेशा भगवान को मानती हूँ, मैं हमेशा डेली पूजा करती हूँ, पर मुझे कहीं जाना नहीं है ऐसे। तो क्योंकि फादर पुलिस में थे, तो मैं देखती थी कि मंदिर के पुजारी ये वो बड़ा गड़बड़ हो रही है, वो पापा से आके मांग रहे हैं 4 बोरी ये दिला दो, वो दिला। मैंने कहा अरे ये तो उल्टे मेरे पापा से मांग रहे हैं, ये क्या पावरफुल होंगे, मेरे दिमाग में ऐसा था। तो आप जाते थे तो मैं बड़ी डरती थी। हर सैटरडे को मैं रात को डोर खोलती थी, मैंने कहा आज तो ये गेरुए कपड़े में आएंगे, कहेंगे बस हो गया तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती थी। मैंने कहा देखना एक दिन संन्यास लेके चले जाएंगे, 3 बेटियां हैं, पढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए, इन्हें पता नहीं क्या सोच। मैं हमेशा ऐसे बोलती थी, सॉरी गुरुजी अभी। तो एक दिन रात को मुझे गुरुजी, मैंने फ़ोटो नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, फ़ोटो मिलते नहीं थे उस टाइम, आपने भी नहीं बताया था कि कौन है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो एक दिन मैं 5 बजे के करीब उठी तो देखा है एक कोई खड़ा है सामने फ्रिज के साइड में। तो मैंने बैठ के देखा, उनका कौन है, क्योंकि हम जब भी शिफ्ट हुए थे गुड़गांव में, तो मैंने सोचा पूरे F ब्लॉक में हम अकेले ही रह रहे हैं, चोर घुस गया डोर खोल के, मेरे दिमाग में यही आया। तो मैं गई भाग के, पर मैंने देखा लाइट तो बंद की हुई थी। मैंने इतनी रोशनी क्यों हो रही है उस आदमी के पीछे, इतनी रोशनी क्यों है सिर के पीछे। तो मैंने खड़े होके देखा, जैसे ही मैं खड़ी हुई तो वो गायब हो गया। तो मैंने कहा तो भाग गया, बच्चों के कमरे में शायद चला गया। तो मैं दौड़ के गई, बच्चों के कमरे देखे, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं दौड़ के डोर देख कर आई, दोनों बालकनी देख कर आई, कोई भी नहीं था। फिर आप जगह तो मैंने आपको बताया कि आपने बोला क्या हो गया, मैंने कहा चोर घुस गया घर में। तो हम सारे में देख कर आए, बोले चोर तो कहीं भी नहीं है, गया कहाँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर आपने मुझे बिठा के पूछा कि कैसा था चोर, क्या कर रहा था। मैंने कहा फिर मैंने सारा बताया कि बहुत सुंदर सा आदमी था, गोरा एकदम, और उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जरी वाले, और पूरा घर अंधेरे में था, उसके पीछे रोशनी थी। तब आपने मुझे बोला कि अरे गुरुजी आए थे तुझे दर्शन देने, तू आज चल। तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने आपने 1-2 बार बोला था कि गुरुजी ऐसे हैं वैसे, मैंने कहा चलो मैं जाके देखती हूँ। तो मैं देखने गई थी उस दिन गुरुजी। जब से मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मुझे लगा अरे यही तो आए थे रात को। फिर मैंने आंख बंद करके मैं सॉरी बोला। मैंने कहा मैंने जो आज तक आपके लिए बोला मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता आप कौन हो। पर उस दिन के बाद से मैं हर सैटरडे गुरुजी के पास आपसे पहले पहुंचती थी, आगे खड़े होके। और गुरुजी ने मुझे पहचाना कि उनको सब पता था उनको। जब मैं सीढ़ी उतर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि क्यों, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। तो चेयर पे से बैठे उन्होंने बोला आओ आओ। तो मैंने बोला किसी को कह रहे होंगे आओ आओ। मैंने कहा, बाद में पता चला कि गुरुजी को समझ थी कि ये बड़ा आपको बुला रहे थे। हाँ, एक्नॉलेज किया उन्होंने कि आप आए फाइनल। और गुरुजी ने मेरा एक्स उतार डाला और मुझे डर लगा, मुझे पसीने छूट गए कि ये क्यों कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक ऐसे, फिर साइड बाई साइड 4-5 बार, फिर ऊपर नीचे, बहुत देर देखते रहे।
तो पूरा एक्सरे गुरुजी ने उतार लिया। फिर तो लाइफ चेंज फिर तो लाइफ, उसके बाद में तो फिर मुझे नहीं पता लाइफ कैसे चली। मैं भी वही थी, लाइफ भी वही थी। फिर ये लगता था ये बड़ी स्मूथली चल रहा है। परेशानियां तो फिर भी आई लाइफ में, लेकिन ऐसे नहीं रहा। लगता था कि हाँ गुरुजी हैं, सब हो जाएगा ठीक। एक बात बताओ, सारी लाइफ तकलीफ भी रही और ये भी फीलिंग हमेशा रही कि स्पिरिचुअल पावर तो साथ में है, तो ये पैरेलल चले, तकलीफ कम भी नहीं हुई और हाथ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मतलब मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि मतलब मेरी ऐसी भी बीमारियां मुझे हुई। मेरा कान बहा जब मैं बीए में थी, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी मेरे कान में ना ऐसे पस आ रहा है। तो जैसे बुखार होता था, ऊपर देखने वाली बीमारी होती थी, तो उसमें तो नहीं कुछ कर सकती थी कि सबको पता है कि इसको फीवर आ रहा है। अब कान का बहना तो किसी को नहीं दिखेगा। उन्होंने ध्यान ही नहीं दी। 6 महीने मेरा कान बहा, ऐसा बहा कि मुझे सुनना बंद हो गया एक कान से। मैं उनको डेली कहती थी मम्मी मेरा कान बह रहा है, मेरे पस आ रहा है कान में बहुत सारा। तो वो अपना चुप लगा जाती थी। लेकिन 6 महीने बाद वो अपने आप कान ठीक हो गया, बिना एक ड्रॉप दवा डाले। मैं बस जाती, रास्ते में मंदिर पड़ता था, मैं जाके ना वहाँ पे माथा टेकती थी। संतोषी माता का मंदिर था कॉलेज के बीच में। मैं वहाँ बैठ जाती थी, मैं उनसे प्रेयर करती थी कि प्लीज़ कुछ करो मेरे लिए, कुछ करो। मैं हमेशा यही बोलती थी 1 to 1 बैठ के सामने, जैसे ना कोई बात कर रहा है। तो बचपन से था वो, मैं कहती थी प्लीज़ कुछ करो मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। 6 महीने बाद ना धीरे धीरे मैंने देखा कान एकदम ठीक हो गया, सुनना एकदम परफेक्ट, बहना बंद। तो ऐसी ऐसी बीमारियां भी मेरी खुद ठीक हुई हैं, जो कि एक पैसे की दवा मुझे नहीं दी गई। तो ये भी मेरे साथ हुआ है। कर्म कटना एक चीज़ है, तकलीफ़ों का तो होना दूसरी चीज़ है, और डिवाइन का साथ में होना बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो उनसे जुड़ने के बाद में, ईश्वर से जुड़ने के बाद में जो लोग ये सोचते हैं कि तकलीफ़ें सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, उनको आप क्या कहना चाहो? तकलीफ तो रहेंगी, अगर हमने जन्म लिया है तो तकलीफ तो हर किसी के साथ आएंगी। तो लेकिन एक डिवाइन से जुड़ने के बाद ना आपको एक अलग तरह की पावर फील होती है कि चलो ठीक है तकलीफ है, लेकिन हमारे साथ कोई है जो कि हमें हमेशा गाइड कर रहा है, गलत काम नहीं करने के लिए वो कर रहा है, आपको रोक रहा है गलत काम करने से। जब अगर आप ध्यान से काम करेंगे और डिवाइन से जुड़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपके पीछे कोई है। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगा, क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, उस टाइम ना 70-75 के टाइम में सड़क बिल्कुल खाली होती थी, बिल्कुल खाली दोपहर में, मतलब एक रिक्शा या साइकिल भी नहीं मिलती थी। और मैं स्कूल से चलती थी, सारी लड़कियां चली जाती थी रिक्शे से, साइकिल से, मैं पैदल जाती थी। और जंगल पड़ता था, तो मैं सारे टाइम में भगवान का नाम लेती थी, भगवान मुझे घर ठीक से पहुंचा देना। मतलब मैं चलने से पहले उनको अपने साथ लेके चलती थी। तो मैं कोई भी नहीं है और मेरे ना जान निकली जाती थी कि कोई ना आ जाए जंगल से, लेकिन मैं घर पहुंच जाती थी। सुबह में स्कूल के लिए काम करके सारा लेट, मैं कहती थी भगवान मुझे स्कूल जल्दी पहुंचा देना, मैं गेट बंद ना हो जाए मेरे लिए स्कूल का सारा काम। मतलब अगर मैं रोटी बना के नहीं जा रही हूँ, मतलब खाना बना के नहीं जा रही हूँ, तो मेरी मदर मुझे जाने नहीं देती थी स्कूल, छुट्टी करा देती थी। ये खाना नहीं बनाया, छुट्टी करो, घर में रहो, काम करके जाना। तो मैं दौड़ दौड़ के काम करती थी। मतलब मेरा ऐसी लाइफ थी उस टाइम के, काम करने के चक्कर में मैं खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि खाना खाऊंगी तो मेरे टाइम मेरे पे काम खत्म करने का नहीं होगा। फिर मेरी मदर ने ना मेरे पीछे जासूस छोड़े थे कि देखना है ये स्कूल में कुछ खाती है क्या, क्योंकि स्कूल से बिना खाए, घर से बिना खाए गई है। लेकिन मैं घर से भगवान से कह के चलती थी, भगवान मुझे ना बस पहुंचा देना स्कूल, लेट ना हो जाऊं मैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे स्कूल, मतलब आपने देखा है PL शर्मा रूट से जो कन्हौड़लाल स्कूल था मेरठ का, कितनी दूर है, कई किलोमीटर होगा, जब हम TC लेने गए थे वहाँ, है ना। लेकिन मैं पता नहीं कैसे पहुंच जाती थी, मुझे नहीं पता, अकेली पैदल जा रही हूँ और मैं पहुंच जाती थी। गेट बंद नहीं होता था, जैसे ही मैं पहुंची 5 कदम आगे गेट बंद हो जाता था। तो ये कौन करता था, मतलब कि मेरे साथ कोई डिवाइन, कोई पावर थी। आपके साथ की डिवाइन पावर को तो मैं
हर पल महसूस करता हूँ। तो मेरी मदर ने जो जासूस छोड़ दी कि देखो ये यहाँ से घर से चुरा के पैसे ले जाती होगी, वहाँ खाती होगी, मतलब ये भी मेरे साथ हुआ है। तो उनके जासूस देखते रहते थे और लेकिन मैं सुबह से कुछ बिना खाए शाम को पहुँचती थी घर 5 बजे। तो ये पावर कहाँ से आएगी कि आपने एक दाना नहीं खाया और आप सारा काम करके गए और शाम को लौट के आ रहे और पैदल चल के आ रहे हो, ये भी नहीं कि रिक्शे में आ गए या कार से आ गए। तो फिर एक दिन मेरे फादर से शिकायत लगा दी उन्होंने 5 दिन बाद देख के, जब उनके जासूसों ने बोला कि वहाँ तो कुछ नहीं खाती, ये तो वो क्लास में ही रहती है सारे टाइम। तो मेरे फादर को बोला ऐसे ऐसे ये खाना खा के नहीं जाती और ये घर से पैसे चुरा के लेके जाती होगी, शायद कुछ खाती होगी। तो पापा ने मुझसे पूछा कि खाना क्यों नहीं खा के जाती। उस दिन मैंने हिम्मत करके बोला कि मैं खाना कैसे खाऊं, मुझे तो ये पूरा काम करके बोलती है कि पूरा काम करके जा, तब स्कूल जा, और मैं स्कूल कैसे जाऊंगी अगर काम करके खाना खाने बैठ गई तो मैं तो लेट हो जाऊंगी। तो मेरे फादर ने बोला कि काम बाद में करो, पहले खाना खाया करो। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। गुरु महाराज के बारे में बात करते हैं। आपको तो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ महाराज के सामने मंदिर में। मैं तो चली ही गई थी इस दुनिया से बिल्कुल। ये 7 जुलाई का मुझे याद है 2003। तो सब मेरे कभी कहीं ऐसा दर्द नहीं हुआ था उस टाइम, तो यंग ही थी। तो आप मुझे बिठा के चले गए थे हॉल में और फिर आप सेवा के लिए जाते थे, आप 2-3 बजे ही लौट के आते थे। तो मैं हॉल में बैठी रहती थी लंगर करने के बाद, फिर से हॉल में बैठ जाती थी आके जब डांस वांस शुरू होते थे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि पंजाब से 2-3 बसें आ गई, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती थी, 1000 लोग भी मुश्किल से होते थे बड़े फंक्शन। तो हमें बोला गया कि भी लंगर के लिए निकल जाओ आप लोग, क्योंकि बसें आ गई हैं तो लोग बैठेंगे आके। तो हम लंगर के लिए जाने लग गए बाहर। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने माथा टेक के खड़ी हुई तो सिंगला अंकल थे, उन्होंने आके बोला कि जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ, क्योंकि बाहर ना चपाती और वो ख़त्म हो गई है कोई चीज़, तो अभी वो बनने दो, उसके बाद जाना। तो मैंने खड़े होके देखा सब लोग बैठ गए। मैंने कहा मैं कहाँ बैठूँ, मैं तो गुरुजी के सामने मत्था टेक रही थी। तो मैं खड़े होके चारों तरफ देखने लगी तो गुरुजी ने अपने दोनों पैर फोल्ड कर लिए ऊपर, जूती उतार के। गुरुजी ने बोला इतने बैठ जा आंटी, मतलब बड़े जोर से झटके से बोला गुरुजी ने। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं झटके से बैठी एकदम से। तो पीछे से पुश करने लग गए लोग आगे, अगर रोक रही थी कि भाई सामने गुरुजी, इतने पास ना जाऊं मैं रोज कोशिश करती थी कि काश गुरुजी के पास बैठूं, कैसा लगता होगा। और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं यहाँ ना बैठी होती तो बहुत अच्छा होता, मैं निकल गई होती कि गुरुजी इतनी पावरफुल थे कि उनके सामने बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। तो मैं आंख बंद करके बैठ गई। तो थोड़ी देर में देखा कि जो गुरुजी की जूती उतरी हुई थी वो मेरे राइट नी में लग रही है और लोग पीछे से पुश कर रहे हैं। बहुत देर लगती रही। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी दुनिया में पहुंची हूँ, कहाँ हूँ मैं। ये जब बोला गया ना वहाँ से गेट से कि अब 50-50 लोग निकल जाओ बाहर लंगर के लिए, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खड़ी हुई, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मेरे तो पैर जो घुटना था राइट, गुरुजी की जूती लग रही थी, मुझे लग रहा था वो मेरा घुटना ही नहीं है। मेरे तो वहाँ पे इतना बुरी तरह दर्द हो रहा है जैसे कुछ टूट गया घुटना या कुछ हो गया। तो लोगों ने पुश करते करते मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि इतनी भीड़ थी पीछे से। जब मैं बाहर निकली, जो छोटा सा रूम, म्यूजिक वाला रूम है, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि मैं तो जिस वाले मंदिर में आई हूँ वो मंदिर ही नहीं है, मैं कहाँ आ गई। मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो पीछे कुछ था नहीं, आगे मुड़ के देख रही हूँ तो सब कुछ वाइट है, एकदम जैसे स्नो पड़ जाती है उस तरह का। पेड़ भी वाइट है, मंदिर भी वाइट है, लोग भी वाइट है और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उनके पैर नहीं है, मतलब वो पैर नहीं है, बड़े से सफ़ेद सफ़ेद जोगे पहन के घूम रहे हैं। मैंने अपने को देखा, मैं तो कलरफुल ड्रेस में हूँ और ये सारे वाइट, ये कैसे हुआ। तो चलते चलते एक सामने से एक अंकल आ रहे थे जिनको मैं शक्ल से बड़े अच्छे से जानती थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी, अंकल अंकल सुनो, कमांडर अंकल को कह दो मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे घर जाना है। और मुझे ऐसे इग्नोर करके चले गए जैसे कभी देखा ही ना हो उन्होंने, मुझे जानते ही नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने। तो मैंने 2-3 अंकल को, मुझे नाम भी याद है, जेठरा अंकल को बोला, मैंने सिंगला अंकल को बोला, कईयों को बोला, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या मेरे साथ। तो
एक अंकल आए, सामने से थाली थी उनके हाथ में, वो गाना गाते हुए सामने से निकल रहे हैं। तो मैंने ना उनको पकड़ने की कोशिश करी और मैंने उनके हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तो मेरा हाथ उनके हाथ से निकल गया बीच से। तब मुझे समझ आया कि तो कुछ गड़बड़ हो गई और मैंने रोने लगी वहाँ खड़े होके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं तो मंदिर आई हूँ, मतलब मेरा दिमाग सही चल रहा था और बाकी सब कुछ गड़बड़ था मेरे साथ। तो मैंने अपने को नोचा, तो मैं जब नोचा मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं तो जिंदा हूँ अपने आप को, पर ये लोग कौन है फिर। तो ऐसे करते करते ना मैं रोती रोती, जो किचन थी उसकी दीवार से सिर लगा के और अब मैं रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मैं कहाँ आ गई, मैं तो मंदिर में आई थी और लोग कितने खुश खुश घूम रहे हैं गाना गाते हुए, उड़ते हुए नीचे स्नो जैसी चल रही है और वो उस पर उड़ रहे हैं बिना पैरों। मैं बहुत देर देखती रही ये सब और मैं देख के खुश भी हो रही हूँ कि ये लोग कितने खुश हैं और मैं रो रही हूँ। तो फिर जब मैं सोच ही रही थी कि एक मेरे सामने कोई आए, वही लंबी दाढ़ी और बड़ा सा चोगा पहना हुआ है, पर उनके पैर खुले हुए थे। जब तक मैंने गुरुजी के पैर नहीं देखे थे उससे पहले, फोटो में बाद में देखे हैं गुरुजी के चोला बदलने के बाद, तो उनके नखून नीले नीले हैं, बस ये दिखा मुझे। तो उन्होंने ना एक अजीब सी प्लेट मेरे हाथ में, जो कि मंदिर की प्लेट भी नहीं थी, अजीब सी प्लेट थी, पत्थर जैसे घिस के बना दी गई वो, ग्रे से कलर की, और उसमें एक छोटा सा एक राउंड राउंड सा रोटी की तरह का था काले रंग का, और एक छोटी सी काले रंग की सब चटनी सब्जी ऐसा कुछ था। तो बोले ले खा ले, ऐसे बोला। तो मैंने अपना मुंह पर रोते रोते बोला कि लेकिन मेरी तो तबीयत खराब। तो लेकिन मैंने बोला, देखा तो मेरे हाथ में प्लेट देखे वो तो गायब हो गए। और मैंने सोचा इस प्लेट को मैं कहाँ रखूँ, मैं चारों तरफ देख रही हूँ, लोगों को आवाज़ दे रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा मेरी। तो मेरे दिमाग में आया अभी तो प्रसाद है मंदिर का, इसको तो मैं खा ही लेती हूँ। तो मैंने वो जैसे करके खा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं था, छोटी सी एक काली सी वो रोटी सी थी, बहुत चटनी जैसी सब्जी थी कुछ काले रंग की, वो मैंने खा ली। उसके बाद जब मैंने आँख खोला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉमिटिंग होगी। तो मैंने कहा मंदिर में नहीं करती, काश मैं टॉयलेट तक जा सकती होती। मैं ये सोच ही रही थी कि मंदिर में अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी का मंदिर है। मैंने आँख बंद कर ली, उनका मैं चलूँ कैसे, लेकिन मेरे से तो घुटना बिल्कुल पैर रखा ही नहीं जा रहा ज़मीन पे। मैंने आँख बंद कर ली, जब मैंने आँख खोली से देखा मैं टॉयलेट में हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन टॉयलेट छोड़ के गया, मैं खुद गई, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं एक सिंक के सामने खड़ी हूँ, तो मुझे 2 बार काले रंग की, जैसे मैंने ना तारकोल पी लिया हो पानी में घोल के, इस तरह की उल्टी हुई 2 बार मुझे। और दूसरी बार की जो उल्टी हुई मुझे, तब मैंने देखा मुझे रंग वंग दिखने लग गए टॉयलेट के शीशे के ऊपर यहाँ वहाँ। तो मैंने कहा फिर मैं तो वापस आ गई अपने मंदिर में। मैं दौड़ के गई बाहर, तो देखा मंदिर अपनी वो पहली पोजीशन में पूरा था, कलरफुल, वही सब लोग, वो 50-60 लोग ही थे, सब चले गए थे उस टाइम तक। तो सब लोग पहचानने वाले घूम रहे हैं। तो फिर मैं जाके मंदिर की सीढ़ी पे लेट गई आगे, जहाँ गुरुजी बैठे थे सामने आसन पे, मैं वहीं बैठ गई सामने नीचे। तो फिर आप आए 2:30 बजे, आप मुझे देख के डर गए थे, बिल्कुल पसीने में भीग हुई, मैं अपनी चुन्नी को निचोड़ के कई बार ना तब मैंने पहनी हुई थी, इतना बुरा हाल मेरा हुआ था। तो आप डर गए कि हुआ क्या तुझे? मैंने कहा अरे मुझे इस मंदिर में नहीं रहना, मुझे लेके चलो यहाँ से घर। तो आप भी डर गए, बोले कि नहीं ऐसे नहीं जाऊँगा जब तक गुरुजी से आज्ञा ना ले लो। तो आप सीढ़ी चढ़ने लगे। तो मैंने आपको ही बोला था कि मत जाओ, गुरुजी फिर आपको बिठा लेंगे और बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे तो अभी घर जाना है। तो फिर पर गुरुजी को तो पता था, गुरुजी सामने से देख रहे थे मुझे। और जैसे ही आप पैर मोड़ने लगे थे बैठने के लिए, गुरुजी ने आपको इशारे से बुलाया और आप गए और आपको आज्ञा दी। तब फिर हम लोग घर गए। आप कार मंदिर में ही लाए पीछे से, टॉयलेट की तरफ बैक करके। मैं बैठ के फिर चली गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पहुंची, इतना मेरा दर्द हो रहा था उस टाइम। जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। तो पता नहीं मैं कहाँ होकर आई थी, मुझे कुछ पता नहीं। इतने सालों में मैंने आपको बहुत तकलीफ में भी देखा, खुश भी देखा, लेकिन मैंने आपको कभी कंप्लेंट करते नहीं देखा। तो किसी चीज़ को रिग्रेट करते नहीं देखा। तो ये समझ कहाँ से आई? ये लाइफ सिखा देती है क्योंकि इतनी तकलीफ, इतने
प्रॉब्लम के बाद में बंदा ये सोचता है कि अब जो भी हो रहा है सिर्फ ठीक हो रहा है, उतना बुरा तो नहीं हो रहा है जितना हो चुका है मेरे साथ। तो ये मेरा है कि बचपन से मैंने बहुत ज़्यादा टफ लाइफ देखी है, मतलब इतनी टफ कि मैं सोच नहीं सकती। मैंने अपने आसपास किसी को नहीं देखी इतनी टफ लाइफ। अब वो क्यों थी, किस लिए थी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब ये लगता है कि चलो छोड़ो, हो गया जो हो गया। कभी तो मुझे ना उससे ये हो गया है कि जो भी है उसमें खुश रहो। परेशानी है तो उसमें अच्छा ढूंढो, इससे ज़्यादा तो बुरा नहीं होगा जो हो चुका। महाराज को कंप्लेन मत करो, कभी कंप्लेन नहीं करो, थैंक यू बोलो हमेशा उनको। अच्छा बुरा जो हो रहा है उनके हुक्म मान के उसको सिर माथे रखो बिल्कुल, और आगे बढ़ो। वो तो विश्वास की बात होती है ना कि अगर आपने एक बार विश्वास कर लिया तो बुरा भी हो रहा है ना तो भी ये लग रहा है कि चलो कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए है, बाद में ठीक हो जाएगा। गुरु जी तो देख रहे हैं या भगवान देख रहा है। मेरा हमेशा गुरु जी के यहाँ आने से पहले भी मुझे लगता था भगवान तो देख रहा है ना। कोई मेरे साथ बुरा करता था तो मैं कहती थी भगवान तो देख रहा है ना, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, देख लेना इसे। तो ऐसे कंप्लेन मेरी भगवान से होती थी कि देख लेना आप इन्हें, मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। और एक जो बड़ी एक तरह से को बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत मुश्किल है कि खुद फिजिकल पेन में, मेंटल एग्नी में, सब में रहते हुए भी परिवार को खुशी खुशी बांध के रखने की जो योग्यता है, कैपेबिलिटी, वो कहाँ से आई? बच्चों को मुझे वो सब लाइफ सिखा देती है आपको। जो मैंने ऐसे देखा है बहुत अच्छी लाइफ में रहते हैं बचपन से, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती, तो उनको पता ही नहीं होता लाइफ कैसी जी जाती है। तो मेरा एक तरह से सोचना ये है कि अगर आपको टफ लाइफ मिली है तो ये नेचुरली हो जाता है आपको कि आप परफेक्ट करें सब आगे आके, सब आपको पता है क्योंकि आपने सब कुछ झेला है। तो आगे ये ना हो, आप सबको जोड़ के रखें अपने साथ। अक्सर मैंने देखा जब आदमी काफ़ी परेशानी से होता है तो बहुत नेगेटिव हो जाता है और कि मैं खुश नहीं हूँ तो दूसरे लोग क्यों खुश रहें। तो बल्कि कोशिश ये रहती कि ठीक है तुम भी दुखी हो, लेकिन आपके केस में ऐसा है कि हम सबको खुशी देने के और सबका ध्यान रखने के चक्कर में आप भी खुद अपने आप को बैकग्राउंड में डाल लेती और उसका रिजल्ट ये है कि बच्चे में हम सब शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी डिपेंडेंट है आपके ऊपर। यानी आप 5 मिनट के लिए घर के बाहर हो जाओ तो घर उजड़ जाता है। मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली ये सब करना। मुझे किसी ने मुझे बोला नहीं है कि आप ऐसा करो वै, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूं, हस्बैंड के लिए, मतलब ऐसा कुछ ना करूं कि भाई उन्हें परेशानी हो। तो ये मेरी आदत है कि मतलब, लेकिन मैं खुश उसमें, मैं परेशान होकर नहीं करती, मुझे खुशी मिलती है वो करने में। आपको याद है जब एक बार मैं ऑफिस से घर आया और आप घर पे नहीं थे और मैं फिर आपको ढूंढता फिरता था सोसाइटी में, क्या हुआ था यार? ऐसे तो कई बार हो चुका है। एक बार गोवा में मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो जब मैं आई 2 घंटे बाद में आई तो सारा बेस जो है घूम रहा था यहाँ से वहाँ मुझे ढूंढता हुआ। तो मैं आई तो एक जो शॉपकीपर था हमारा, मधु नाम था उसका, जो बेस में अंदर सब चीज़ें बेचता था, वो दौड़ा आया, मैम साहब आप कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा क्यों? साहब वहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे स्कूटर पे दुखी होता हुआ। अरे मैंने कहा क्यों? बोले वो दुकान में भी घूम गया, कैंटीन में भी घूम गया, आपकी सारी फ्रेंड्स के यहाँ घूमता, जाओ जल्दी। तो वो तो आदत, इस चक्कर में आप कहीं जा ही नहीं पाते? कहीं नहीं जा पाती। 2 साल पहले ऐसा हुआ, कभी कहीं नहीं जाती मैं। मेरी फ्रेंड ने बोला आ जा तुझे ये चीज़ दिखाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पास के उसमें चली गई ब्लॉक में, तो वो फ़ोन लेके गई थी मैं, और वो फ़ोन पता नहीं क्यों नहीं लगा, और उसने मुझे चाय बना के बिठा लिया गप्पे हाँकने, क्योंकि गोवा में भी वो साथ थे और हमारे घर के पास के या बड़ौद के पास के, तो वो अपनी बातें सुना रही थी। तो मैं बैठी हुई, 3 बज गई, तब मैं आ रही थी लौट के, कि मैंने कहा मैं चलूँ, ये दिल्ली से आ रहे होंगे लंच के लिए। तो मैंने देखा तो एक दूर बंदा जोर जोर से रो रहा है खड़ा होके ब्लॉक के सामने, हिचकियाँ मार के। मैंने बोला क्या हो गया? मैं एकदम डर गई, ये दिमाग पे होता है ना क्या गड़बड़ हो गई जो ये रो रहे हैं। तो मैं दौड़ के गई, मैंने कहा क्या हुआ? वहीं पे मुझे हग करके बुरी तरह से रोए, 10 मिनट तक खड़े हो गए। अब मैंने बोला मैं चारों तरफ देख रही हूँ, कोई मुझे देख तो नहीं रहा ना, कल मुझे सब रोक के पूछेंगे क्या हुआ था।
उसके बाद से मैं कभी घर से नहीं निकलती, घर में ही रहती हूँ। मैंने कहा भाई जाने कब रोना शुरू कर देंगे लिखने। चलिए, इस नोट पे हम आपसे एक सवाल करते हैं। आप आजकल संगत को देखते हो, सब तरीके की रिचुअल्स हो गए हैं, सत्संग करने के तरीके बदल गए हैं, गुरु महाराज से अपनी प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशंस को मांगने के तरीके हो गए हैं। पता नहीं क्या क्या हो गया। मैंने आपको कभी महाराज से कुछ बोलते नहीं सुना। अब किस तरह की रिलेशनशिप है गुरुजी से आप? कभी मांगने की गुरुजी से मेरा कोशिश ही नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी देख रहे हैं तो वो अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे। जब गुरुजी चोले में थे तब भी हम लोग जाके माथा टेकते थे। वही फीलिंग मुझे अभी भी लगती है कि सब कुछ अच्छा गुरुजी देख के कर रहे हैं तो क्यों मांगना। और फिर क्यों, मेरे बचपन से है कि मुझे कभी ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आरती नहीं करनी, मुझे घंटी नहीं बजानी, मुझे अपने मन से, मैं अपने भगवान के लिए अपने मन से कर रही हूँ जो कर रही हूँ। दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भगवान की पूजा कर रही हूँ, तो मुझे दूसरे को क्यों दिखाना कि मैं घंटियाँ बजा बजा के, देखो ताली बजा बजा के मैं आरती कर रही हूँ। नहीं, मेरा और मेरे गुरु का या मेरे भगवान का डायरेक्ट वो है। उनको ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ मैं उनके लिए कर रही हूँ, ना कि मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ सब कुछ। जब ये फीलिंग एक बार आ जाती है ना तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सीधे जाके गुरुजी, आँख बंद है मेरी, मैं सीधे गुरुजी के फोटो के सामने जाती हूँ और आँख बंद करके कहती हूँ गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे सुबह उठाया अच्छे से। एक दिन और दिया, एक दिन और दिया। मैं हमेशा यही कहती हूँ। और मैं कभी पैसा या कुछ ऐसा कभी नहीं मांगती। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी जितने दिन हो बच्चों को और सबको ठीक रखना, बस यही मैं हमेशा मांगती हूँ गुरुजी से। महाराज इसीलिए कहते थे कि मैं आंटियों को पहले ब्लेस करता हूँ, क्योंकि आंटी अपने परिवार की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है और अंकल अपनी खुशी में परिवार की खुशी ढूंढते। बिल्कुल गुरुजी सही कहते थे। हमारे लिए तो अपने लिए, मैं कल ही सोच रही थी मेरा इतना दर्द होता है बॉडी में, मैंने अपने लिए गुरुजी से क्यों नहीं कभी कुछ बोला कि गुरुजी मेरे दर्द ठीक कर दो। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, गुरुजी चलवा रहे हैं, तो एक संतोष होता है तुम्हें कि हाँ। मैं आज के इंटरव्यू को क्लोज करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी को पहले का कैंसर हुआ जीवन के लास्ट स्टेज में, और वो माँ के साक्षात दर्शन करके भोजन करते थे रोज। तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि आप तो माँ के दर्शन करते हैं, आप माँ से मांगते क्यों नहीं कि मुझे ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी माँ है, वो मुझे रोज देखती है, उसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी माँ को बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा तो फिर अपनी माँ कहाँ है। और उन्होंने नहीं माँ कहा, बोले वो माँ है, चाहे ठीक कर दे चाहे ऐसे ही रखे, लेकिन मैं मानूंगा। और आप आज आपकी बात सुन के मुझे वही स्टोरी फिर से याद आ गई। गुरु महाराज हमारी माँ है, अपनी माँ से मांगने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं। हिम्मत चाहिए अपने इस बात को, अपनी स्टोरी को सबके सामने इस तरीके से रखा। ये आसान नहीं था, मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.